न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम पर। और अब शुरुआत करते हैं आज की ताज़ी हेडलाइंस के साथ। रोजगार मेला, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 1.5 वर्षों में लाखों को नियुक्ति पत्र मिलने की दी जानकारी। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में कहा कि बिना पर्ची बिना खर्चे युवाओं को स्थायी रोजगार देना हमारी पहचान। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने का लगाया आरोप। बताया कि 1.5 वर्षों में लाखों को मिली नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोजगार मेले के दौरान कहा कि पिछले 1.5 साल में चुनावी अवधि को छोड़कर लगभग हजारों लोगों को रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछला रोजगार मेला 15वां था, जिसमें नियुक्ति पत्र पाने वालों की संख्या 1 मिलियन से भी अधिक हो गई थी। मंत्री ने रोजगार मेलों को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक प्रभावी मंच बताया है और कहा है कि सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है ताकि हर योग्य व्यक्ति को काम मिल सके। नेतृत्व में पिछले लगभग 1.5 साल से लगभग प्रति माह चुनाव के समय को छोड़ करके यदि मैं बात करूं तो मासिक तौर पर हजारों लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। पिछला रोजगार मेला जो 15वां रोजगार मेला था, उस तक ये संख्या 10 लाख को पार कर चुकी थी। आज 16वें रोजगार मेले में जब हम सब लोग यहां एक साथ एकत्रित आए, कुछ समय बाद में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत जी, शहर की प्रथम नागरिक, असीम ऊर्जा से भरी मेयर साहिबा आदरणीय वनिता जी, मंच पर उपस्थित डीआरएम साहब आदरणीय अनुराग चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए अन्य सभी अधिकारीगण, आज इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बने ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे युवा साथी जिनको आज जिनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत आज से होने वाली, ऐसे सारे नियुक्ति प्राप्त करने वाले प्रतिभागी, उनके परिजन और कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले उन सब लोगों को जो जीवन की इस नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको हृदयपूर्वक बधाई देते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, विद्याध्ययन के इस कालखंड में आप लोगों ने कठोर परिश्रम किया हुआ। मैं देख सकता हूं अधिकांश लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, शायद गांव में घर से बाहर रह करके, प्रतिकूल परिस्थितियों में रह करके, कहीं छात्रावास में रह करके, कहीं कमरा किराया लेकर के अपना अध्ययन किया होगा। हम सब लोग साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं। हमारे माता पिता ने अपने कुछ आवश्यकताओं के ऊपर अंकुश लगा करके हम सफल हो सकें, इसके लिए कहीं ना कहीं पैसा संचित करके हमारे ऊपर निवेश किया होगा। हॉस्टल में रहते हुए या कहीं कमरा लेकर के रहते हुए हमने खुद अपने हाथ से कच्चा पक्का आधा अधूरा भोजन बना करके खा करके परिश्रम किया होगा, तब हम इस सफलता को प्राप्त कर पाए। हम में से अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत की होगी, कठोर परिश्रम किया होगा, कहीं कोचिंग की होगी जाकर के, तब जाकर के ये सपना हमारा साकार हुआ। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, परिजनों के लिए आनंद का उत्सव। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल आनंद का उत्सव नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की नई यात्रा की शुरुआत है। और जब हम एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं
तब हमें उसके लिए अपने आप को उसके लिए तैयार करने की आवश्यकता होती है। और अब देखते हैं अगली खबर। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को स्थायी रोजगार देना हमारी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को स्थायी रोजगार देने का हमारा मिशन लगातार जारी है और यही हमारी पहचान है, बिना पर्ची बिना खर्ची। उन्होंने बताया कि आज 51,000 से अधिक युवा रोजगार पत्र प्राप्त कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के रोजगार मेलों के माध्यम से लाखों युवाओं को पहले ही भारत सरकार में स्थायी नौकरी मिल चुकी है। ये युवा अब देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है, बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। और अब अगली खबर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओडिशा के गर्व और सांस्कृतिक हेरिटेज का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनके साथियों ने लिखा होता है। प्रधान ने कहा कि हम चाहते थे कि राहुल गांधी ओडिशा का अपमान करने के लिए माफी मांगे। ये बेहतर होता यदि वे अपनी पार्टी द्वारा ओडिशा को दी गई अपमानजनक स्थिति के लिए माफी मांगते। खासकर ओडिशा की बेटी और वर्तमान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उनकी पार्टी और उसके नेताओं द्वारा काफी अपमान हुआ है। देखो, राहुल गांधी जी का पढ़ाई कम है, उनका कोई प्रस्तुति कम है। उनकी सहयोगी जो लिख के देते हैं वो वही बोलते हैं। मैं तो अपेक्षा करूंगा, मैं तो कल ये चाहता था, शायद मेरे को अच्छा लगता, भले ही हमारी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, लेकिन एक पार्टी के नेता है। उस पार्टी ने हमारी उड़ीसा को जितना अपमानित किया है, उस अपमान का अगर वो कल क्षमा प्रार्थना करते तो उचित होता। उड़ीसा की सुपुत्री, भारत की आज की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने स्वयं इतने अपमानित किए। हम तो चाहते थे राहुल गांधी जी लंबे समय के बाद उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा में वो उड़िया लोगों को क्षमा याचना करते। मैं और मेरे पार्टी और मेरे परिवार द्रौपदी मुर्मू जी को जो हमने आहत दिया है, जो असम्मान किया है, जिसके कारण उड़िया लोगों के मन में आघात हुई है, उसके लिए मैं उड़ीसा को क्षमा याचना मांगता हूँ, उनके लिए क्षमा प्रार्थना। यह ना करके उन्होंने कल और अपना अहंकार का पराकाष्ठा दिखाई। उड़ीसा में जो भी कोई महानुभव आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं, या उड़ीसा के कोई मान्यगण्य अतिथि आते हैं, पुरी जाते हैं या भुवनेश्वर आते हैं,
तो उनको महाप्रभु जी की जो सेवा में जो वस्त्र लगता है, जिसको हम यहाँ खंडुआ पाठ कहते हैं, कल यहाँ उनको खंडुआ पाठ से उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, वहां तो कोई बाहर वाले थे नहीं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको श्रद्धा से उड़िया समाज की ओर से उनको उपहार दिया, उनके गले में महाप्रभु के आशीर्वाद पहुंचाया। मैं तो उड़िया हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, आज के राष्ट्रपति जी को देखा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को देखा, जब भी वो पुरी आते थे, रामनाथ कोविंद जी को देखा, गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा, जब भी आते थे हम तो जगन्नाथ जी की एक वस्त्र भी हमको मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, हम उसको पवित्र मानते हैं। कल जिस तरीके से चित्र सब आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खंडुआ पाठ को उन्होंने निकाल के उतार दिया, ये उड़ीसा के बारे में उनको लेस मात्र ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक थिएटरिक्स है, नाटकीय तरीके से चीजों को बोलने का उनको एक बीमारी आ चुकी है, दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा है? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का बयान, कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानें बंद लेकिन शराब की बिक्री जारी। पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू धर्म के त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये वो महीना होता है जब हमारे हिंदू भाइयों द्वारा अपने निर्माता की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। इस दौरान वे पवित्र जल लेकर आते हैं और उसे अर्पित करते हैं। इसके साथ ही वे लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब से भी दूर रहते हैं। एसटी हसन ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर सभी मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहती है और मांस कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन शराब की दुकानें सिर्फ पर्दे से ढकी जाती है ताकि शराब की बिक्री निर्बाध जारी रह सके। देखिए, ये वो महीना चल रहा है जिसमें हमारे हिंदू भाई अपने पैदा करने वाले की इबादत करते हैं और वो जल लेकर आते हैं और वो चढ़ाते हैं। इस महीने में वो ना तो लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं और ना शराब पीते हैं और ना ही नॉन वेज खाते हैं। कांवड़ के रास्ते पे नॉन वेज की दुकानें सारी बंद हो गई, गोश्त मीट बिकना बंद हो गया, लेकिन शराब की दुकानों पे सिर्फ पर्दे डाले गए कि शराब बिकती रहे। ये कौन सा इंसाफ है? क्या शराब से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? क्या उनकी तपस्या में कोई वो नहीं होगी, व्यवधान नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि शराब हमारे हिंदू भाई मुश्किल से पीते होंगे तो 30-40%, लेकिन नॉन वेज तो हिंदू भाई तकरीबन 80% खाते हैं। तो मांस की दुकानें बंद कर दी सिर्फ रेवेन्यू के लिए कि सरकार को रेवेन्यू मिल जाए, इसलिए शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उन गरीब आदमियों के रेवेन्यू के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, जो होटल चलाते हैं? उनके पैसे के लिए नहीं सोचा गया, लेकिन सरकार ने अपना रेवेन्यू के लिए शराब की दुकानों को खोल दिया और इसमें कोई धर्म का इनके हिसाब से कोई व्यवधान भी नहीं हो रहा। हमारी डिमांड है कि इंसाफ दोनों के साथ बराबर हो, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। और मैं ही क्या, मैं तो समझता हूँ कांवड़ ले जाने वाले लाने वाले भी यही डिमांड करेंगे कि दोनों चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरा, ये जो जहाँ से एक भी कांवड़ नहीं गुजरता वहाँ पे मांस की दुकान बंद होने का क्या औचित है, या होटल बंद होने का क्या औचित है? शासन ने तो सिर्फ कांवड़ के रास्ते पे बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन बहुत से अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने के लिए वो पूरे ही शहर में उन्होंने मांस की बिक्री बंद कर दी, गांवों में बंद कर दी जहाँ पे एक भी कांवड़ नहीं गुजरती। ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो आदेश है उसको फॉलो करें उससे। नहीं, देखिए, दोहरा क्या, सरकार पैसे के आगे कुछ भी नहीं है, ना धर्म है और ना और कोई चीज़ है। रेवेन्यू मिल गया है तो इसे चालू रखो। देखिए, कुछ कांवड़ वाले ऐसी हरकतें करते हैं और बहुत से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि वो जिसकी आराधना कर रहे हैं उसे भोले के नाम से जाना जाता है और उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया। तो तुम्हारी कैसी तपस्या है कि तुम जिसकी तपस्या या आराधना कर रहे हो, तुम लोगों को दुख दे रहे हो, लोगों को मारपीट कर रहे हो, लोगों के टेम्पू तोड़ रहे हो, गाड़ियाँ तोड़ रहे हो।
पुलिस का भी ये कर्तव्य है कि जो भी आदमी अपना कानून हाथ में ले उसको कानून के हिसाब से सजा मिले। पुलिस अपना काम करती थी और पुलिस ऐसे लोगों को सजा देती थी, उनके खिलाफ केस होते थे, जेल जाते थे। पुलिस बहुत डरी हुई है। जब डीजीपी लेवल का कोई आदमी, डीजीपी का एक प्रोटोकॉल होता है, एक इज्जत होती है, वो कांवड़ वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे तो फिर कांवड़ वाले तो यही सोचेंगे कि हमारा कोई क्या कर सकता है। जब डीजीपी साहब हमारे पर फूल बरसा रहे हैं तो हम कुछ भी कर लें। देखिए, पाखंडी तो पाखंडी है, बिल्कुल गलत है, उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने धर्म का धंधा बना लिया है। हाँ, तो उनको कानून के हिसाब से उनको भी सजा मिले। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए किए गए कड़े इंतजाम, 10,000 कांवड़ मित्र और 500 पुलिस कर्मी तैनात। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। इस वर्ष लगभग 10,000 कांवड़ मित्रों और 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस ने 5 कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं जो सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मार्ग की निगरानी करेंगे। साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 1400 लीटर गंगा जल भी उपलब्ध कराया गया है। कौन सुपर है? हम बैठे हैं ना, हम कर रहे हैं ऑपरेट, बताइए बस आप थोड़ा सा कपड़ा ले लो। अगली खबर, एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, इंजन फ्लेम आउट क्यों हुआ जांच से ही पता चलेगा। 12 जून को हुई AI-171 विमान दुर्घटना की एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर भाजपा सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार विमान ने सामान्य रूप से उड़ान भरी, जिसका मतलब है कि विमान उड़ान भरने में सक्षम था। जेट फ्यूल स्विच सही स्थिति में था। रूडी ने बताया कि बाद में पायलटों ने इंजन की शक्ति घटने की सूचना दी। उन्होंने
रहेगा कि अधिक जांच से पता चलेगा कि इंजन में फ्लेम आउट क्यों हुआ। विमान हादसे में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत की सरकार ने सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत की सरकार का और नागरिक विमानन मंत्रालय का और AIBB का, जिसने अपनी प्रारंभिक प्रतिवेदन देश के समक्ष और दुनिया के समक्ष रख दिया है और जो 1 माह का कार्य अवधि था उसके भीतर रख दिया है। इसलिए बड़ा विश्वास है देश की सरकार और देश के तंत्र पर, जिन्होंने ये प्रतिवेदन रख दिया है। और ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है और इसमें कुछ तथ्य ऐसे उजागर किए गए हैं जिसमें पूरे घटनाक्रम में विमान में क्या तकनीकी कारण थे जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और कप्तानों ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या परिस्थितियां थीं, उसके बारे में पूरी तौर से उल्लेख किया है। और इसमें प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन AIBB का प्राप्त हुआ है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। स्पष्ट रूप से यह आपको समझना होगा, दोनों कप्तानों की उड़ाने की क्षमता बराबर होती है। एक विमान का वरिष्ठ होता है और एक विमान का कनीय होता है, लेकिन दोनों, जिसे हम आप अपने शब्दों में को पायलट कहते हैं, आज कोई को पायलट नहीं होता है। एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। इस समय जो कनीय कप्तान था वो पायलट फ्लाइंग था और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी होती है पायलट मॉनिटरिंग। इस प्रतिवेदन के अनुसार कैप्टन सब्रवाल पायलट मॉनिटरिंग थे। टेक ऑफ पायलट फ्लाइंग यानी कि को पायलट के पास था, जो सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हर विमान में होता है। एक सेक्टर में एक व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है और दूसरे सेक्टर में दूसरा व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है। ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से मान्य है और ये विषय कई बार इसमें उठ सकता है कि आप ये कहेंगे कि पायलट, छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था। इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है
और रिपोर्ट में इसे फ्यूल से इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो SOS इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में ये नहीं करना पड़ता। एयरबस में ये अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है, और ये इंजन स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है, ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। जो सामान्य रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है कि 2018 में, उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा। 2018 में FAA उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो स्विच उठा करके हम लोग ऑन करते हैं ये कई बार अपने आप से वापस लौट जाता है, जो डिटेंट कहते हैं। उस स्विच को उठा करके हम ऑन करते हैं तो दोनों इंजन, ऐसा हो सकता है। एक एडवाइजरी था, लेकिन वो एक ऐसा एडवाइजरी था जो सामान्य रूप से उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि उसमें कोई सुधार की जाए, ऐसा मालूम है। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं, और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे। तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ, तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर
AIBB DGCA ही दे सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। कंफ्यूज करके। और अब अगली खबर, कानपुर शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जल भराव की समस्या। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कानपुर शहर के यशोदा नगर और किदवई नगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में स्कूटी बंद। क्या बनाना है भैया, क्या बनाना है? ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दुकान पे पूरा डूब चुका है। भैया जाबो, ये सरकार है बीजेपी की। आदमी है डूबो जा रहे हो। वो क्या बात भैया भैया
हाँ भैया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिन रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में प्रशासन ने चलाया व्यापक खदेड़ अभियान, अवैध कब्जे हटाए। पाकिन रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और कब्जे को खत्म करने के लिए एक व्यापक खदेड़ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जंगल की जमीन पर गैरकानूनी रूप से बने कई निर्माणों और झोपड़पट्टियों को हटाया गया। प्रशासन ने कहा कि यह कदम वन क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक था। अवैध कब्जों के कारण जंगल की जैव विविधता और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा था। अभियान में वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी तैनात रही, जिससे कार्रवाई सुचारू और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। ना जो है ना और अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों का जायजा, कमिश्नर अजय कुमार सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर अब मुरादाबाद कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने बताया कि पूरे कांवड़ महीने के दौरान जनता को हमारी हर तैयारी से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा, हमने भीड़ सबसे ज्यादा होने वाले समयों की पहचान कर ली है। हर थाना और तहसील के साथ आवश्यक चर्चा की जा रही है। कमिश्नर ने कहा कि जन सामान्य को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी मार्गों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांवड़िए जल लेकर जाते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने। जो मेरठ और सहारनपुर के रास्ते जो लोग जाते हैं वो 23 जुलाई को शिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बाद भी लोग चलते रहते हैं। इस पूरे कांवड़ के माह के दौरान सबसे पहले तो हमने हर एक अपनी व्यवस्था के बारे में लोगों को परिचित कराया है। विभिन्न माध्यमों से रूट डाइवर्जन की पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि किसी भी प्रकार से जो कांवड़ मार्ग है जिससे कांवड़िए गुजरेंगे, जो चिन्हित मार्ग है, उससे किसी तरीके का क्लैश न होने पावे। और इस बात की भी पहचान की है कि किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, उस समय किस तरीके का डाइवर्जन प्लान रहेगा। हरिद्वार से लेकर और बाकी अगल बगल के सभी मंडलों जिलों सबसे कई बार वार्ता हो चुकी है। निचले स्तर पर ग्राम प्रधान से लेकर कांवड़ समितियों से लेकर जो लोग कांवड़ लेके जाने वाले हैं उन लोगों तक वार्ता हुई है। प्रत्येक थाने प्रत्येक तहसील के द्वारा वार्ता की जा रही है।
तो हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरा प्रयास ये है कि जो जल लेके जाएंगे इस पूरे दौरान भगवान शिव को चढ़ाने, अर्पित करने, उनमें से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, पर साथ ही साथ जो सामान्य जन है उनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसकी भी तैयारी की है। डाइवर्जन प्लान जो रूट का होगा वो पहले से ही सबको बताया जा चुका है, और कंटिजेंसी प्लान भी हमारे तैयार हैं। जो बीमार हैं उनको निकालने, या जो किसी तरीके की आपदा में या किसी आकस्मिकता की स्थिति में के जो प्रबंध हैं वो सारे कर लिए गए हैं। सभी मार्गों पर जो आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था कर ली है कि इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई आपूर्ति न बाधित हो। जहां दो समुदायों के बीच का कोई ऐसी आशंका है उसको भी निर्मूल कर रहे हैं, दोनों समुदायों से बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक समुदाय, खासतौर से जो दूसरा वर्ग है, वो जो कांवड़ियों के स्वागत के लिए उत्सुक है, उनको जगह जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके द्वारा की जा रही हैं। मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट में नहाने, स्नान आदि की व्यवस्था सब कुछ सुनिश्चित की गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरी जो इस बार की कांवड़ यात्रा, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सिर्फ एक घटना जो एक्सीडेंट की है वो इस मंडल में होती है, और उसका कारण डाक कांवड़िया है। सभी से अपील की जा रही है कि भक्ति में कोई तेजी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता कि 24 घंटे में 48 घंटे में आप लेके पहुंच जाएंगे जल। भगवान शिव भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आपाधापी और तेजी करेंगे, इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ पीछे जितने भी एक्सीडेंट के कारण थे वो यही थे। हमारे यहाँ रोडवेज ट्रांसपोर्ट की जितनी बसें हैं, सभी ड्राइवरों की लगातार निगरानी और चेकिंग की जाएगी कि कहीं कोई रैश ड्राइविंग, कहीं कोई शराब पी के गाड़ी चलाना ना करे। मार्ग में पड़ने वाले सभी जो मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले जितनी भी दुकानें हैं, उन सबको यथानुरूप उन सबको प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कि किसी तरीके का वहां पर की गड़बड़ी ना होने पावे। मांस मदिरा की सभी दुकानों को ताकीद कर दिया गया है। ढाबों पर भी लोगों को बता दिया गया है कि कांवड़ियों की भावना के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ न होने पाए। और इसके साथ ही अगर कोई इसके बहाने उपद्रव करेगा, उससे भी निपटने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स तैयार है। एक मीटर के हिसाब से हमने मैपिंग की है। सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। कोई अनावश्यक किसी के ऊपर दोषारोपण करेगा तो सीसीटीवी कैमरा में उसको कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे जगह जगह पर, हमारे जो LIU के लोग हैं वो हर जगह पर विद्यमान रहेंगे। कहीं कोई बाहरी जो डिस्टरबेंस है उसकी आशंका को भी पूरी तरह निर्मूल करने के सारे प्रबंध किए गए हैं। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी नहीं है कि डीजे की हाइट और डीजे की चौड़ाई, डीजे पे बजने वाले गाने, लोगों को उकसावा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। इसके लिए जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है जहां से ये कांवड़िए उठेंगे, उसी जगह पे हम सबसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि कोई भी, उसमें कई सारे पहलू जुड़े हैं। हाइट तो हो ही ना, इसकी वजह से कई बार नुकसान हुआ है। बिजली के तारों से टच करके कई बार करंट लग के लोगों की मृत्यु हुई है। चौड़ाई होती है, कई बार उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बेतरतीब अगर उसकी डिजाइन की गई है, तो जैसे आगे पतला पीछे चौड़ा जैसी अगर व्यवस्था की गई है, तो इस बार सभी को समझाकर उसको बेहतर शेप में, सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान शिव की भक्ति। और जो हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं या लेके जाते हैं, उसमें भी भगवान शिव के लिए ज्यादा चीजें होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश, और सभी को ये समझा रहे हैं कि एक तो आपके डीजे की हाइट 10 फीट से ज्यादा ना हो, ये बेहतर होगा। अधिकतम 12 फीट की उसकी है, लेकिन अधिकतम न जाए तो अच्छा है, 10 फीट से कम ही रहे। बहुत ज्यादा डीजे के कंपटीशन, ये भक्ति के लिए कंपटीशन होना चाहिए। ये किसी का डीजे कितना ऊंचा और चौड़ा है, इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। ये सबको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि डीजे में गाने बजने चाहिए, वो भक्ति भाव के गाने बजने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सब स्तर पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि भक्ति के ही गाने, क्योंकि आप भक्ति के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं, तो सिर्फ भक्ति का होना चाहिए। परमार्थ, कंपैशन, लोगों से भ्रातृत्व भाव, भगवान शिव की जो मूल जो संदेश है कि भगवान शिव सबके हैं, चाहे वो किसी भी भूत प्रेत पिशाच जब सबके हैं, तो सभी को अपनाते हुए, सभी के साथ प्रेम भाव से
अगर ये पूरा किया जाए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। तो जैसे जो बात डाक टावर के साथ है, जो बात स्पीड के साथ है, जो बात जो बाइक की साइलेंसर खोल के चलने वाले हैं उनके साथ है, वो सब तो कर ही रहे हैं। और यही रूल डीजे के साथ भी लागू होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक तो शुरुआत होने ही न पावे, और यदि कोई इसका वायलेशन करता है तो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करें। साथ ही डीजे जो लोग सप्लाई करते हैं उनको ताकीद किया गया है कि उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया, चाहे किसी के कहने पर भी, अगर उन्होंने वायलेशन। और अब अगली खबर। रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में युवाओं को नए अवसर मिले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोजगार मेले के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जो बेहद प्रसन्नता का विषय है। गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश के युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं के जरिए भी उन्होंने हमारे कई युवा पुरुषों और महिलाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का अवसर प्रदान किया। आज 16वां रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आयोजित किया गया। रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर आयोजन उन्होंने किया और सभी 51,000 से अधिक हमारे युवा साथी जो आज परमानेंट नौकरी के साथ केंद्र सरकार के साथ जुड़े हैं, सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अन्य योजनाओं द्वारा देश के युवाओं को नए अवसर, चाहे वो स्वयं रोजगार के हों, चाहे रोजगार के हों, व्यापार करने के हो, उद्योजक बनने के हों, स्टार्टअप की दुनिया के साथ जुड़ने का मौका हो, अलग अलग योजनाओं से उन्होंने लगातार हमारी बहनों को, हमारे युवा युवतियों को अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का मौका दिया है। आप अगर 11 वर्ष का इतिहास देखें तो चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत कैसे नई अनुसंधान के साथ जुड़े, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को आगे बढ़ाएं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट करने का काम करना हो। एक प्रकार से भारत आज विश्व के प्रमुख देशों के साथ जुड़ गया है। हम विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गए हैं। अगले 2 साल 2.5 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उस अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम ये हमारे सभी युवा साथी जो अब सरकार में अपनी सेवाएं देंगे, देश की जनता को एक उज्जवल भविष्य देने का काम करेंगे, उसमें जुड़ेंगे। ऐसा संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। विकसित भारत की नींव जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 में रखी थी, इस अमृत काल के योद्धा के रूप में हमारे सब युवा साथी, बहनें, भाई काम करेंगे, ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे, देश के निर्माण का काम करेंगे और एक ऐसा देश जो हमारे पड़ोसियों की ईर्ष्या बने और हमारा सम्मान। वो ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट याद है, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, वो बनाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, 11 वर्ष से नेतृत्व किया है और आगे चल के उनके मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में, दूरदर्शी सोच पर हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ देश को आगे लेके जाए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर MOS मुरलीधर माहौल का बयान। अंतिम रिपोर्ट के बिना कोई निष्कर्ष न निकाले, ऐसा कहा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने
AI-171 विमान दुर्घटना की जांच कर रही AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर कहा कि ये रिपोर्ट केवल प्रारंभिक है और अंतिम रिपोर्ट नहीं है। मोहल ने कहा कि जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। AAIB एक स्वायत्त संस्था है और मंत्रालय उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। AAIB की टीम ने सभी एजेंसीज ने मिलकर वहाँ जो काम किया तो एक ही दिन के अंदर हमें वहाँ पे ब्लैक बॉक्स मिला। उसके बाद बाहर कहीं भेजने की उसको आवश्यकता नहीं थी। उसको डिकोड करना, उसमें से डेटा निकालना अब ये हमारे ही देश में होता है। पहले तो अगर कोई चॉपर का भी एक्सीडेंट होता था तो ब्लैक बॉक्स बाहर के देशों में भेजने की व्यवस्था थी क्योंकि वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे देश में ऐसे लैब बने हैं जहाँ इस ब्लैक बॉक्स का पूरी उसकी जांच हुई। AAIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, बिना कोई इंटरफेरेंस के वो काम करती है। और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया ये प्राइमरी रिपोर्ट है, ये प्राथमिक रिपोर्ट है, ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो आया है कि वो तो सबके सामने है। अभी भी वो ये सब घटनाएं जांच के दायरे में है, तो फाइनल उस पर कुछ कमेंट करना अभी सही नहीं है, ये उचित नहीं होगा। फाइनल रिपोर्ट आने तक मेरी भी आपको सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि फाइनल रिपोर्ट आने तक कोई भी निष्कर्ष हम न निकले, क्योंकि हम अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ सामने आते हैं। तो कोई निष्कर्ष ना निकाले, ये भी मेरे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। ये एडवांस लैब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है और प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अभी कुछ कहना मुझे लगता उचित नहीं होगा। जिस तरह फ्यूल कट ऑफ हो गया है कहा गया, तो मंत्रालय का क्या इस पर? नहीं, मैंने कहा मंत्रालय सीधा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती। AAIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, उनके हिसाब से वो काम करते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि जो संवाद हुआ है वो भी सामने आया है, लेकिन उस संवाद से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार जो सामने आया है, मुझे लगता है कि और थोड़ा समय देना चाहिए, तो हम फाइनल उसमें एक्चुअली क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी, रीजन क्या है, तो उस पर आ सकते हैं फाइनल रिपोर्ट के बाद। कितना समय लग सकता है ना, क्योंकि कोई नहीं, मुझे लगता है कि AAIB देखो कितना अच्छा काम कर रही है। मैंने अभी भी कहा कि हमें हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट होता है तो हमें बाहर देश भेजना पड़ता था ब्लैक बॉक्स को, तो अभी तो हमारे देश में चला, 1 महीने के अंदर तो उनका प्राथमिक रिपोर्ट आया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा अच्छे काम कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पायलट हो, हमारे क्रू है, देश भर में विश्व में एक अच्छे नाम है उनका, वो उनका काम अच्छी तरह से जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि हम उसी एंगल से देखें, जो आएगा वो सामने आएगा। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला, कहा राहुल गांधी के पास कम ज्ञान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ओडिशा को लेकर की गई आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास कम जानकारी है, जो कुछ उनके साथियों द्वारा बताया जाता है वो वही बोलते हैं। प्रधान ने कहा कि उस पार्टी ने ओडिशा का अपमान किया है। हम चाहते थे कि राहुल गांधी ओडिशा जनता से माफी मांगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। के बारे में और बीजेपी सरकार के बारे में काफी कुछ बोल के गए हैं। बोले जल जमीन सब ट्राइबल का बेचा जा रहा है, 2-3 कंपनियां हैं जो कि सिर्फ फायदा उठा रही हैं, इस तरह की। देखो, राहुल गांधी जी का पढ़ाई कम है, उनका कोई प्रस्तुति कम है। उनकी सहयोगी जो लिख के देते हैं वो वही बोलते हैं। मैं तो अपेक्षा करूंगा, मैं तो कल ये चाहता था, शायद मेरे को अच्छा लगता, भले ही हमारी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, लेकिन एक पार्टी के नेता है, उस पार्टी ने हमारी उड़ीसा को जितना अपमानित किया है, उस अपमान का अगर वो कल क्षमा प्रार्थना करते तो उचित होता। उड़ीसा की सुपुत्री, भारत की आज की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को
उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने और स्वयं इतने अपमानित किए हैं। हम तो चाहते थे राहुल गांधी जी लंबे समय के बाद उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा में वो उड़िया लोगों को क्षमा याचना करते। मैं और मेरे पार्टी और मेरे परिवार द्रौपदी मुर्मू जी को जो हमने आहत दिया है, जो असम्मान किया है, जिसके कारण उड़िया लोगों के मन में आघात हुई है, उसके लिए मैं उड़ीसा को क्षमा याचना मांगता हूं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ये ना करके उन्होंने कल और अपना अहंकार का पराकाष्ठा दिखाई। उड़ीसा में जो भी कोई महानुभव आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं, या उड़ीसा के कोई मान्यगण्य अतिथि आते हैं, पुरी जाते हैं या भुवनेश्वर आते हैं, तो उनको महाप्रभु जी की जो सेवा में जो वस्त्र लगता है, जिसको हम यहाँ खंडुआ पाठ कहते हैं, कल यहाँ उनको खंडुआ पाठ से उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, वहां तो कोई बाहर वाले थे नहीं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको श्रद्धा से उड़िया समाज की ओर से उनको उपहार दिया, उनके गले में महाप्रभु के आशीर्वाद पहुंचाया। मैं तो उड़िया हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, आज के राष्ट्रपति जी को देखा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को देखा, जब भी वो पूरी आते थे, रामनाथ कोविंद जी को देखा, गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा, जब भी आते थे हम तो जगन्नाथ जी की एक वस्त्र भी हमको मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, हम उसको पवित्र मानते हैं। कल जिस तरीके से चित्र सब आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खंडुआ पाठ को उन्होंने निकाल के उतार दिया, ये उड़ीसा के बारे में उनको लेस मात्र ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक थिएटरिक्स है, नाटकीय तरीके से चीजों को बोलने का उनको एक बीमारी आ चुकी है, दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है? सर, रथ यात्रा के बारे में भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि अदानी के लिए रथ को रोक दिया गया था। देखो, दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है, जिनको उड़िया भारत की भाषा, साहित्य, सभ्यता के बारे में जो अवगत नहीं है, जो अहंकारी है। इसलिए मैंने कल कहा था, नाचना जाने अंगन टेढ़ा, पढ़ाई नहीं है लेकिन उनकी स्कूल बैग बहुत बड़ा है, पढ़ाई आता नहीं। हमारे उड़ीसा में कहा जाता है पाठो कम बस्तानी बड़ो, पढ़ाई कम होता है लेकिन स्कूल बैग बहुत बड़ा है। उनकी स्कूल बैग की बोझ से दब रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उनके शासन था, कौन चला रहा था? अभी उन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या स्टैंड लिए थे उस कंपनी की CSR के बारे में तेलंगाना में। देखो, इंडी पार्टी के लोग क्या तय कहते, देखो ये भ्रष्ट लोग हैं, ये दिवालिया लोग हैं, ये देश की विकास नहीं चाहते हैं, गाली गुलज और द्वेष की राजनीति को विश्वासी है। उनको महाप्रभु जगन्नाथ निश्चित रूप में कल सद्बुद्धि काल कुछ दिए होंगे, शायद वो सुधर जाए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उधमपुर के चेनानी ब्लॉक के मशीरा प्राथमिक स्कूल को 12 वर्षों बाद नया भवन और सुविधाएं मिली। चेनानी ब्लॉक के मशीरा प्राथमिक स्कूल को सरकारी योजनाओं के तहत 12 वर्षों बाद नया समर्पित स्कूल भवन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। उधमपुर के उप कमिश्नर सैलोनी राय ने बताया कि शिक्षा विभाग में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। मशीरा प्राथमिक स्कूल में लगभग 64 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पहले कोई समर्पित स्कूल भवन नहीं था। अब 45 लाख रुपए की मंजूरी के बाद एक नया भवन बनवाया गया।
क्या आपकी फैमिली वालों ने आपको रोका नहीं? इस पर क्या जवाब देती है वाहिदा? All army officer in our villages, I wanted to be like them. क्या बोलती हैं? जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमारे गांव में भी ऑफिसर्स आया करते थे, तो मैं उनको देख के पढ़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? हम क्या बनेंगे? बनेंगे ना। आपको अगर डॉक्टर दिखाई देंगे अपने आसपास, आपके मन में क्या होता है? जब आप उनके काम देखोगे, आप उनकी चीजें देखोगे, वो कितनी मेहनत करते हैं, तो आपका मन क्या करता है? हम भी डॉक्टर बने, नहीं थी ना? ठीक है, छोटी बात। आज भी एक ऑफिसर बनना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उस समय भी क्या बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपने स्कूल के टाइमिंग में मैं गर्ल इंटरव्यू दिया। क्या दिया? किसके लिए दिया? फोर्स में जाने के लिए। किसमें जाने के लिए? डॉक्टर तो वो बन गई, एमबीबीएस किया उन्होंने, डॉक्टर तो वो बन गई ना डॉक्टर, लेकिन उन्होंने किसमें जाना था? डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर है उसमें, तो उन्होंने उधर ही काम करना है। ठीक है, उसमें जवाब क्या देती है वाहिदा? वेल, आई एम वेरी फाउंड, आई वांट टू गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस। क्या बोला? कि मुझे अलग अलग जगह देखना बहुत, इसमें से एक हूँ। ठीक है, एक गर्व की बात है ना उसके लिए भी, उनके लिए भी एक गर्व की बात है कि भाई इतनी वुमेन्स में से मैं एक ही अपॉर्चुनिटी, जब मुझे ये चीज दी गई कि मुझे उधर जाना है, तो मैंने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैंने ये कोर्स सबसे पहले ली। इवन वांट टू गो इन अ सबमरीन, मेरा क्या मानना है कि मैं सबमरीन में भी जाऊं, पनडुब्बी में भी जाऊं। आई वांट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू। क्या बोल? सबमरीन, बट whenever it is allowed, I will certainly go। क्या बोलती है? लेकिन अभी at present क्या हो गया? अभी present क्या हो गया? अभी इस समय क्या है? वुमेन में 10th पास कर लूं, 8th पास कर लूं, 10th 12th, मैं उसके आगे भी पढ़ाई करूं। ठीक है, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए हर एक से दुनिया के खिलाफ जाके मुझे पढ़ाया। माता पिता ने क्या किया? वो गांव छोड़ के बाहर चले गए। अब देखो यहाँ से भी, अब देखो पीछे अच्छे नहीं है। अभी तो हर जगह क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या आ गया, बड़े अच्छे हो गए ना पढ़ाई में। कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, आई समझ में? अब क्वेश्चन सेकंड देखो, अब उन्होंने जो इंटरव्यू पूछना था मतलब कि अलग करने की ही सोची थी। तो अब देखो एक बच्चा क्या बोलेगा, मैं टीचर बनूंगा, तो पीछे पीछे दूसरे भी क्या बोलते। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये गिनो कितने हो गए, यहाँ पर किस, अब इनको जोड़ेंगे। इस देखो, अब इसको मोती समझ लो। ठीक है, मोतियों में इतने मोतियों में अब इतने मोती जोड़ने हैं। ठीक है, अब पूरे गिनो कितने हो गए? ना, जोड़े ना हमने। देखो इधर कितने थे, इसको क्या करना है? जोड़ना है, इससे जोड़ना है। ठीक है, अभी आपको स्कूल देखो 6 7 8 कितनी हो गई? इधर कितनी टॉपिक बनाएंगे? 2 3 4 5। मैंने किया पक्का? कितनी टॉप बनी थी? 11 बनी थी, मैंने कितने डाल दिए? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने ना 11। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये बची जगह और सब लोगों के लिए खुशी की बात है। निरंतर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स में हमारी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने का प्रयास चल रहा है और इसी के तहत समग्र शिक्षा में भी कई सारे स्कूल्स में अपग्रेडेशन का, एडिशनल क्लासरूम्स का काम सैंक्शन हुआ, जिसमें अभी प्राइमरी स्कूल मशिरा में जो कि चनैनी सब डिविजन में पड़ता है, वहां पे कुछ 64 बच्चे पढ़ते हैं जिनको अभी तक अपनी डेडिकेटेड स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, मगर समग्र शिक्षा में इस बार 45 लाख का सैंक्शन उनको मिला और अब उनके पास अपनी डेडिकेटेड बिल्डिंग है।
लगभग हमारे 12 से 13 स्कूलों में और काम ऐसा चल रहा है जहाँ पे एडिशनल क्लासरूम्स का और अपग्रेडेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट का काम वहाँ किया जा रहा है। जब स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बच्चों को एक अच्छा इकोसिस्टम मिलता है पढ़ने का, और जब वो उनके पास एक टेम्परेरी बिल्डिंग रहती है तो वो कई बार वेदर की वजह से, मान लीजिए बारिश है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड वाले इलाके हैं, वहां पे वो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती थी। मगर अब उनके पास डेडिकेटेड अपनी स्कूल बिल्डिंग जिसमें प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, जब उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है तो हमें आशा रखते हैं कि बच्चों का टर्न आउट अच्छा रहेगा और रिटेंशन वो रहेगा, और स्कूल ड्रॉप आउट जो एक बहुत बड़ा इशू रहता है वो कम होगा। स्कूल्स में अब वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रही है उसके, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है, टीचर्स की रैशनलाइजेशन हो रही है, जिससे अच्छे टीचर्स भी, कई बार पहले होता था कि वो शहर के अराउंड ही पोस्टेड रहते थे, मगर अब रैशनलाइजेशन के बाद फार फ्लंग एरियाज में भी अच्छे टीचर्स जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जल जीवन मिशन के तहत स्कूल्स में प्रोवाइड कराई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से डेफिनेटली एनरोलमेंट में बढ़ोतरी देखी गई। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरुग्राम टेनिस खिलाड़ी हत्या मामले में संगीत वीडियो में राधिका के साथ काम करने वाली इनाम उल हक का बयान सामने आ रहा है। राधिका की अभिनय करने वाले संगीत वीडियो में काम करने वाली इनाम उल हक ने बताया कि राधिका अपनी मां के साथ शूटिंग के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि संगीत वीडियो की शूटिंग के दौरान राधिका ने ये भी बताया कि उनके पिता को ये गीत पसंद है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने पिता से अनुमति भी ली थी। तो कहानी चली के तक चली थी, और 4 से 5 घंटे शूट चला था। नोएडा में हमने शूट किया था। 11 बजे से लेके आई थिंक 5-6 बजे तक शाम को। एक ही दिन हुआ था शूट? एक ही दिन। तो शूटिंग दौरान राधिका की फैमिली में से कोई आया था, फादर मदर या फिर राधिका की, हाँ राधिका की मदर साथ में आई थी। एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली अवेयर थी मतलब आपको? हाँ बिल्कुल, वो शूटिंग करने जा रहे क्योंकि वहां पर 1 to 1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था। मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। तो उस दौरान क्या राधिका ने आपको बताया था कि वो टेनिस खिलाड़ी तो नहीं, क्या वो मूव करना चाहती हैं इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या फिर एज अ शौक के तौर पर वो आपके साथ गाना में शूट करने आई हैं? कुछ बातचीत हुई हो आप दोनों के बीच में? देखिए, जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है, एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस। तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था। परमिशन भी ली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया तो मेरे जो डीओपी हैं, प्रोडक्शन हेड हैं, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइए। बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक नहीं मैंने काफ़ी लोग देखे, हर किसी को शायद ये लगता है कि वो अपने फील्ड में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो उसका ये भी कहना था कि लाइक हमारा तो हम टेनिस खेलते हैं और जो हमारा टेनिस लीग भी हुआ था वहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था राधिका। तो जाहिर सी बात है कि उसको आना है, और मैं मानता हूँ कि पावर ऑफ मीडिया है। हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, लोग उनको पहचाने, जाने, फेम कमाए। तो वो चाहत थी। लेकिन मेरे म्यूजिक वीडियो के बाद उन्होंने कोई भी शूट नहीं किया, या मैंने कोई रील देखी थी, 1-2 रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। कोई छोटा सा ऐड था, तो मतलब उनकी चाहत थी इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं, पर्सनल, फैमिली, और ना मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग लगातार शूट करते हैं लोगों के साथ में, तो हम प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हैं। पूछते नहीं है कि घर में कौन है या क्या गम है, क्या खुशी है।
कोई ऐसी मेरी बातचीत। तो आखिरी दिन आप उसी दिन शूटिंग के दौरान मिले थे और आखिरी बार आपकी उसी दिन मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं? उसके बाद हमारी कोई बातचीत तो हुई थी पर मुलाकात कोई नहीं हुई थी। बातचीत कब होती है? जब हम लोग गाना रिलीज करते हैं तो उस टाइम प्रमोशन करते हैं, सब लोग प्रमोट करते हैं अपने गाने को। तो राधिका ने कोलैब एक्सेप्ट किया एक, और एक स्टोरी भी लगाई, पर काफी दिन बाद लगाई। उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी किया, उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया। मैंने पूछा भी तो उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी राधिका ने कि उनके दादा नहीं रहे, ग्रैंडफादर। तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ गया कि आई थिंक ये वजह है कि वो प्रमोट नहीं कर रही, और ये हमारे लिए नॉर्मल भी है इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा होता है। उन्होंने उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट करी थी आपको? नहीं। देखिए, ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते रहते हैं, और वो हमको कैसे पता चलता है कि हमको उनकी स्टोरीज नहीं दिखती, और जैसे ही वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं उनकी स्टोरीज दिखती। तो मेरे साथ में मेरा गाना प्रमोट उन्होंने किया हुआ था, तो कभी कभी राधिका कोलैब में नहीं दिखती थी, कभी कभी कोलैब में दिखती थी। मैं अपना खुद का अकाउंट चेक करूँ तो उससे क्या है कि वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करती रही है 2-3 बार, और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो एक्टिवेट करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने तो नहीं किया, बट नॉर्मली ऐसा है। तो उससे कोई लेना देना है नहीं है, पर जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग के सचिव अभिषेक सिंह का बयान, आगामी चुनाव की तैयारियों में कोई कमी नहीं, मतदाता सूची की समीक्षा जारी। चुनाव आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि हम लगातार चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ईवीएम तैयार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही मतदाता सूचियों को अपडेट करने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया, इस वर्ष जब हमने मतदाता सूची की समीक्षा की तो पाया कि कुछ पते ऐसे हैं जिन पर 10 से अधिक मतदाता पंजीकृत है। कितने घर हैं और ऐसे कितने घरों को आइडेंटिफाई किया और क्या कुछ? ठीक है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2027 में हमारे आम चुनाव हैं। इस संदर्भ में हमारी निरंतर तैयारियां जारी हैं, जिसमें कई प्रकार की तैयारियां होती हैं। आप ईवीएम खरीदते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, या रूल्स और रेगुलेशन में परिवर्तन करते हैं। उसी तरीके से आपकी एक तैयारी है, आप अपनी मतदाता सूची के पुनरीक्षण, परिवर्धन और उसके विशेष शुद्धिकरण का कार्यक्रम भी आप करते हैं। इस साल हमने अपनी मतदाता सूची को देखा, उसमें कई प्रकार के हम लोगों ने कंट्रोल टेबल के हिसाब से उसका एनालिसिस किया। तो हमें एक चीज ये समझ में आई कि कुछ पते ऐसे हैं जिसपे 10 से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड है। उसको भी हमने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 के ऊपर इस प्रकार के बाइफर्केशन में हम लोगों ने वर्गीकृत किया, जिलेवार किया, और उसको आगे जिला कलेक्टर्स को हमने कहा कि इसकी पहचान करें, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करें। यदि मतदाता वहां पे उपस्थित है और वही पता है तो कोई बात नहीं है। यदि मतदाता है लेकिन उसकी मतदाता की पते में कोई दिक्कत है तो पता सही कर दें, और या अन्य कोई स्थिति है तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करें। तो ये सतर्कता का मामला है, निरंतर कार्य किए जाने का मामला है। इसको अभी कहना कि कोई विसंगति है, मैं उचित नहीं मानता हूँ। इस प्रकार से कई तरीके से मतदाता सूची को देखा जा रहा है ताकि कोई अशुद्धि 27 के चुनाव के पूर्व रह न जाए। तो ये सब प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया है उनके? ये प्रोसीजर चलता रहता है। इस बार ये विशेष हमने निर्देश दे दिए। यद्यपि हम हर साल मतदाता सूची बनाते थे, इस साल हमने ये विशेष एंगल से हमने कहा है कि इसको चेक करें और वेरिफिकेशन करें। यदि कोई त्रुटि आती है तो आयोग उस पर उस तरीके से विचार करेगा। सर, अभी ऐसे कितने पते हैं जो 50 या 50 से अधिक हैं, 100 से अधिक? मैं मई 2025 का पत्र है, वो मैं अपने ऑफिस से आपको दिला देता हूँ। अलग अलग संख्या में पत्र है। सर, 1600 घर आइडेंटिफाई हुए लगभग या उससे अधिक हुए हैं जिसमें ज्यादा मतदाता होने की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा है या 1600 है। एग्जैक्टली हमने उसी मतदाता सूची से उसका एक रिजल्ट निकाला है और उसके वेरिफिकेशन के लिए जिलों को कहा है। तो 1600 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो ये सर, ये प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी? इसके लिए हमने कोई उनको मैंडेट अभी टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। हमारा ये कहना है कलेक्टर्स कर लें जो उनकी दैनिक और सामान्य प्रक्रिया चल रही है। तो अभी हमारे पास बहुत समय है, तो इसलिए हमें चिंता नहीं है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब तक वो कर लें, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। तो इसमें क्या, इस विषय पे भी मतलब आप जानकारी जुटाएंगे या कलेक्टर को कहेंगे कि कोई मतलब फेक तो नहीं? अगर इस संदर्भ में कोई ऐसे निकल आता तो उस संदर्भ में कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा कितने हैं, तो मेरी सूची के हिसाब से 313 विकास खंडों में हमने अलग अलग टेबल बनाई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो मतदाता की स्थिति है उसमें हमने जांच करने के लिए भौतिक सत्ता। 21 वाले घरों का अगर 2 अगस्त का डाटा अगर आप बता सकते हैं। 20 से 21 की बात करें तो जैसे अशोकनगर के ईसागढ़ में हमारे पास 22 पते ऐसे हैं जिसपे 21 से 30 मतदाता हैं। अशोकनगर के ही मुंगावली में 21 से 30 है तो उसमें 42 ऐसे पते आते हैं। अगर हम आगे चलें तो शाहगढ़ में देखें 4 ही पते ऐसे। तो ये पूरी सूची कलेक्टर्स को दी गई है, इसके वेरिफिकेशन के लिए उनको कहा गया है। टोटल अगर देखें तो कितने 50 से अधिक वाले में 50 से अधिक वाले में कुल 779 मतदाता है। अब इसको आप वेरीफाई करो तो ये मैं पूरी सूची आपको दिलवा देता हूँ। ये कलेक्टर्स को 15/4/2025 का पत्र है। 15/4/2025 को ये जारी किया गया है। कार्यक्रम जारी है। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच